हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। नमस्कार, टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के अभ्यास प्रश्न से। पूछा गया था, हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए इस दिवस की थीम क्या रखी गई है? ऑप्शंस हैं हेल्थ एंड योगा, योगा एंड कोविड-19, योगा एट होम, वायरस विल आउट, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए इस दिवस की थीम योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम रखी गई है। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत से मानी जाती है। योग शब्द संस्कृत से निकला है और इसका अर्थ शरीर और चेतना का मिलना या एकजुट होना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य योग अभ्यास से जुड़े लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। आप में से अधिकतर लोगों ने इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में भी दिया है। आज के सेशन के पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए एक रोजगार गारंटी स्कीम मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू की जा रही है? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश। झारखंड राज्य में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर शहरी गरीबों के लिए एक रोजगार गारंटी योजना शुरू की जा रही है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री श्रमिक योजना रखा गया है। यह योजना शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के काम की गारंटी देगी। इसके तहत यदि राज्य 100 दिनों का काम देने में विफल रहता है तो इस योजना में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान होगा। इस तरह पहले सवाल का सही उत्तर ऑप्शन सी, झारखंड है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसे भारत के प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी NIPFP का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं रघुराम राजन, उर्जित पटेल, विजय केलकर या शक्तिकांत दास। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को भारत के प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने NIPFP के पूर्व अध्यक्ष विजय केलकर की जगह ली है। उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा जो 22 जून यानी आज ही से शुरू हो रहा है। NIPFP एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना वित्त मंत्रालय, पूर्ववर्ती योजना आयोग और कई राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। इसका कार्य सार्वजनिक नीतियों में अनुसंधान को आगे बढ़ाना और केंद्र एवं राज्य सरकारों को सलाह देना है। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उर्जित पटेल। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत के दवा नियामक ने भारत में हल्के और मध्यम कोरोना वायरस कोविड-19 मामलों के उपचार के लिए पहली ओरल दवा को मंजूरी दी है। इस दवा का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं कोविड कैप्सूल, जिंकोविड, फेबीफ्लू या एम्प्लोडिपिन। भारत में हल्के और मॉडरेट कोरोना वायरस मामलों के उपचार के लिए भारत के दवा नियामक ने फेबीफ्लू नामक ब्रांड की पहली ओरल दवा को मंजूरी दी है। इस दवा का पूरा नाम फेबीफ्लू फेविपिराविर है। यह हल्के और मॉडरेट लक्षणों वाले कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए भारत की पहली ओरल एंटीवायरल दवा है। इस दवा की कीमत लगभग 103 रुपये प्रति टैबलेट रखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फेबीफ्लू। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य में एक तू खेलो एक तू पढ़ो नामक योजना शुरू की जा रही है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, असम या पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा सरकार ने 25 जून से एक तू खेलो एक तू पढ़ो नामक योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसका अर्थ है थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो यानी प्ले लिटिल स्टडी लिटिल। इस योजना के तहत छात्रों को SMS या WhatsApp सेवाओं के जरिए शिक्षण गतिविधियों और प्रोजेक्ट्स के साथ मनोरंजन और गेमिंग के लिए ऑडियो और वीडियो सामग्री दी जाएगी। कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों को फिर से खोलने की अनिश्चितता को देखते हुए राज्य द्वारा यह स्कीम शुरू की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। नेक्स्ट, भारत के असम राज्य में पाए जाने वाले गोल्डन लंगूरों के बीच जबरन गर्भपात की घटनाएं देखी गई हैं। ये लंगूर IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल है? ऑप्शंस हैं नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल,
एंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड। भारत के असम राज्य में पाए जाने वाले गोल्डन लंगूरों के बीच जबरन गर्भपात की घटनाएं देखी गई हैं, जो प्राकृतिक रूप से कम ही देखी जाती हैं। गोल्डन लंगूर केवल असम और भूटान के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। भूटान ने 2009 की गणना की तुलना में 2019 में गोल्डन लंगूरों की आबादी में 62% की गिरावट दर्ज की थी, जबकि असम द्वारा 2009 में की गई गणना के अनुसार इन लंगूरों की संख्या 5140 अनुमानित थी। ये लंगूर IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल हैं। तो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग 5th क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडेंजर्ड कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन स्थगन प्रस्ताव से संबंधित हैं या हैं? पहला कथन, इस प्रस्ताव के अंतर्गत किसी एक ही मुद्दे को उठाया जा सकता है, एक से अधिक मुद्दों को नहीं। दूसरा कथन है, इसके माध्यम से किसी तात्कालिक तथा महत्वपूर्ण घटना को ही उठाया जा सकता है, किसी पुराने या साधारण विषय को नहीं। ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कुछ शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होता है, जो निम्नलिखित हैं। इसमें सिर्फ एक ही मुद्दे को उठाया जा सकता है, एक से अधिक को नहीं। इसके माध्यम से किसी तात्कालिक तथा महत्वपूर्ण घटना को ही उठाया जा सकता है, किसी पुराने या साधारण विषय को नहीं। यह भी जरूरी है कि उठाया गया विषय निश्चित तथ्यात्मक तथा लोक महत्व का हो। इसमें किसी ऐसे विषय को नहीं उठाया जा सकता जो न्यायालय में विचाराधीन हो, संसदीय विशेषाधिकारों से जुड़ा हो, किसी अन्य प्रस्ताव के माध्यम से उठाया जा सकता हो। तो एक्सप्लेनेशन से हमने समझा है कि स्थगन प्रस्ताव का संबंध दोनों ही कथनों से है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, नियम 377 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? ए, इसके अधीन संसद में वे मामले उठाए जाते हैं जो औचित्य प्रश्न यानी पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होते तथा जिन्हें प्रश्नकाल, अल्पकालीन चर्चा या किसी अन्य प्रस्ताव में नहीं उठाया जा सकता। बी, यदि सदन कार्यवाही के संचालन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है तो कोई सदस्य इस नियम के माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता है। सी, यदि किसी विधेयक या संकल्प के किसी हिस्से पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हो पाती तो उसे इस नियम के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नियम 377 के अधीन वे मामले उठाए जाते हैं जो औचित्य प्रश्न यानी पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होते हैं। साथ ही वे प्रश्न जिन्हें प्रश्नकाल, अल्पकालीन चर्चा, स्थगन प्रस्ताव या किसी अन्य प्रस्ताव में नहीं उठाया जा सकता। इसके अंतर्गत प्रायः कुछ लोक महत्व के प्रश्नों तथा सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मामलों को उठाया जाता है। जिस तरह के प्रश्नों को लोकसभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाया जाता है उसे ही राज्यसभा में विशेष उल्लेख के रूप में उठाया जाता है। तो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 7 इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा पर चर्चा की गई है। 2, अनुच्छेद 120 में दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी ऐसे सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं जो हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अभिव्यक्ति करने में असमर्थ है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा पर चर्चा की गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। अनुच्छेद 120 में दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी ऐसे सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं जो हिंदी या अंग्रेजी में अभिव्यक्ति करने में असमर्थ है। जो सदस्य हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में अपनी बात कहना चाहता हो उन्हें पीठासीन अधिकारी को अग्रिम रूप से सूचना देनी होती है। तो साफ जाहिर है कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों के लिए तथा अनुच्छेद 194 में राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के लिए विशेष अधिकारों की चर्चा की गई है।
दूसरा कथन, संसद का एक अंग होने के बावजूद राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं दिए गए हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। संसद के सदस्यों को अपने कार्यों का समुचित निर्वहन करने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें संसदीय विशेषाधिकार कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों के लिए, जबकि अनुच्छेद 194 में राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के लिए ऐसे अधिकारों की चर्चा की गई है। ये अधिकार संसद सदस्यों के साथ साथ भारत के महान्यायवादी तथा केंद्रीय मंत्रियों को भी दिए गए हैं। राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं दिए गए हैं, हालांकि उसे संसद का एक अंग माना जाता है। तो ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से क्या संसद के सामूहिक विशेषाधिकार में शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं बहस और कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार तथा प्रकाशन रोकने का अधिकार, बाहरी व्यक्तियों को सदन से बाहर निकालने का अधिकार, साधारण वारंट द्वारा गिरफ्तारी का विशेषाधिकार, गवाह के रूप में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। संसद के सदनों तथा सदस्यों के विशेष अधिकारों को मोटे तौर पर दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, ऐसे विशेषाधिकार जो सदन को सामूहिक रूप से प्राप्त हैं। दूसरा, ऐसे विशेषाधिकार जो व्यक्तिगत रूप से संसद के सदस्यों को प्राप्त हैं। ये इस प्रकार है। सामूहिक विशेषाधिकार की बात करें तो इसमें शामिल हैं कार्यवाहियों को चलाने का अधिकार, बहस और कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार तथा प्रकाशन रोकने का अधिकार, बाहरी व्यक्तियों को सदन से बाहर निकालने का अधिकार, विशेषाधिकार हनन के लिए अपने सदस्यों और बाहरी व्यक्तियों को दंड देने का अधिकार, अपनी चार दीवारी के भीतर सभी मामलों को नियमित करने का अधिकार और साधारण वारंट द्वारा गिरफ्तारी का विशेषाधिकार। व्यक्तिगत विशेषाधिकारों की बात करें तो इसमें शामिल है सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति, गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, वाक स्वातंत्र्य या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गवाह के रूप में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। चाओलंग सुक्फा 13वीं शताब्दी के शासक थे। इन्होंने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शंस हैं शुंग साम्राज्य, अहोम साम्राज्य, प्रद्योत साम्राज्य या गजपति साम्राज्य। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए सवाल और इस सवाल के जवाब के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।